अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और ये जो है उसकी है कि फॉर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम। आपके पास कोई भी सिस्टम है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। एक इंसान जो कि मोशन कर रहा है, इट इज़ मूविंग, इट इज़ अ सिस्टम, अ बॉक्स which is placed on a table, it is a system. And a bus which is moving, it is a system. So system is anything, if no external force, if no external torque act on the system, then the total angular momentum of the system is constant. means अगर no external force के सिस्टम के ऊपर कोई external force act ना कर रही है तो उस सिस्टम का जो angular momentum होता है वो constant होता है। law of conservation of angular momentum, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि sum of all the angular momentum of a system is equal to L total and it is constant। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। is apparent if a single isolated spinning body changes its moment of inertia। like आप यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, इसको ये आप ना लिखें, आप जस्ट यहाँ पे ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अ डाइवर पुशेज ऑफ द बोर्ड विद अ स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी। एक डाइवर जो है वो पुशेज मतलब बोर्ड के नीचे की तरफ पुश करता है और ऊपर के वो खुद ऊपर की तरफ जाता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। अपॉन लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम द बोर्ड द डाइवर लेग्स एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड। कि जब शुरू में वो छोड़ने लगता है बोर्ड को तो उस टाइम उसकी जो लेग्स एंड आर्म्स हैं वो फुली एक्सटेंडेड होती हैं। एंड सो द डाइवर हैज़ अ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस टाइम चूँकि इसका मास स्प्रेड हुआ हुआ है, सो इसका मोमेंट ऑफ आपको पता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एम आर स्क्वायर। तो मास और आर के दरमियान में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। बट व्हेन द डाइवर्स लेग्स एंड आर्म्स आर इन क्लोज टक पोजीशन, मतलब ये देखो ये एक टक पोजीशन, जब ये अपनी मास और आर्म्स को एक क्लोज पोजीशन में ले आता है तो इसका आर कम हो जाता है। जब आर कम हो जाता है तो इनर्शिया जो है वो भी कम हो जाता है। जब इनर्शिया कम हो जाता है, आपको पता है रोटेशनल इनर्शिया का क्या मतलब है। रोटेशनल इनर्शिया का मतलब यही है कि अगर रोटेशन इनर्शिया कम होगा तो बॉडी इजीली रोटेट करेगी, और अगर बॉडी का रोटेशन इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया इज़ व्हाट, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इफ़ इट नाउ वी विल कंसिडर द इनर्शिया व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग। तो अगर बॉडी का रोटेशन इनर्शिया कम है तो बॉडी तेज़ी से मूव करेगी, अगर बॉडी का रोटेशन इनर्शिया ज़्यादा है तो बॉडी जो है वो स्लोली मूव करेगी। ठीक है, तो कहते हैं व्हेन द ड्राइवर लेग्स एंड आर्म्स आर इन टक, जब वो टक पोजीशन में, मास तो कांस्टेंट होता है ना, जैसे रेडियस बढ़ा या कम हो रहा है तो रेडियस जो है वो क्या होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनर्शिया कम हो जाता है और वो पर्सन तेज़ी से तेज़ी से आपको डिफरेंट तरह के एग्रोबेट्स दिखाता है और फिर अगेन अपने आप को एक्सटेंड करता है, उसका इनर्शिया अगेन बढ़ता है। तो वो इस तरह की एक्सटेंडेड पोजीशन में इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स नहीं बना पाता। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम L1 इज इक्वल टू L2। ठीक है जी, मोमेंटम का सिस्टम कांस्टेंट रहता है। L1 की आपने पीछे पढ़ा है कि L1 इज I1 ओमेगा 1 L। सो द ड्राइवर मस्ट बी फास्टर फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, L इज इक्वल टू I ओमेगा है ना। अब L इज़ कांस्टेंट है तो अगर आप I को कम कर रहे हो, जब वो एक टक पोजीशन में होता है तो आई उसका कम होता है, इसी वजह से वो फास्ट, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। ठीक है, तो अगर आई को कम करें तो ओमेगा को ज़्यादा, अगर आई ज़्यादा है तो ओमेगा को कम होना चाहिए इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। ठीक है, तो दिस enables द ड्राइवर टू टेक एक्स्ट्रा सम सॉल्ट्स। ठीक है, समर सॉल्ट्स। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको आप छोड़ दें, आपने फिर यहाँ पे अगली बात ही बताने की डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच रिमेन फिक्स। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एक्सटर्नल torque, and the earth rotate about the sun, experience no sizable external torque act on it, so earth axis of rotation remains fixed। axis of rotation तो फिक्स ही होता है, लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रोटेट कर रहा है तो जहाँ पे भी वो रोटेट कर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो फिक्स होता है, और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच रिमेन फिक्स। ठीक है, बस यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग एंड लीव अदर थिंग्स। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफाइन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, आपने अभी तक सिर्फ लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक। ट्रांसलेशनल मींस के स्ट्रेट लाइन मोशंस के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला डिराइव करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है 1/2 mv²। नाउ अब हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो कि I ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
एनर्जी। और उसके लिए आपने क्या करना है, सपोज द बॉडी स्पिनिंग, मतलब उसको डिराइव करने के लिए हमने क्या लेना है, सपोज द बॉडी स्पिनिंग और रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा। ये कोई भी बॉडी है, दिस इज ऑफ बॉडी ऑफ सम मास एंड इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस एंड इट हैज़ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी वी कंसिडर दैट इट इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो बॉडी है इसके ये स्मॉल मासेस से मिलके बनी हुई है। ज़ाहिर बात है कोई भी बॉडी जो होती है वो मासेस से ही मिलके बनी होती है, उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स का मास होता है। सो हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी है इसके दो मासेस, इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं या एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और ज़ाहिर बात है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन m1 r1 के डिस्टेंस पे होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 कितनी होगी, 1/2 mv1 स्क्वायर, सिंस दिस मास m1 इज मूविंग इज, ये कैपिटल मास है और इस मास के अंदर दो छोटे छोटे मासेस हैं, ठीक है। एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, ओके। तो जो मास m1 है वो एट डिस्टेंस r1 पे और उसी के अंदर ही मास m2 भी होगा जो कि एट डिस्टेंस r2 होगा, सिंस दिस मासेस आर मूविंग एंड दे हैव एंगुलर वेलोसिटी आल्सो। सो यहाँ पे v1 की जगह आप r1 ओमेगा लिख दो, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी उन दोनों की सेम ही होगी, जस्ट वो डिफरेंट रेडियाई पे पड़े हुए हैं। इसका स्केयर को आप सॉल्व करें तो हम इसी तरह से टू बॉडी के लिए रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ये वाली हो जाए। अगर हमारे पास n पार्टिकल्स होते तो n पार्टिकल्स के लिए इन तमाम को आप ऐड कर दो, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू पार्टिकल 1, ड्यू टू पार्टिकल 2, ड्यू टू पार्टिकल n, इन सबको आप ऐड कर दें तो फिर हाफ इन सबसे कॉमन है तो वो निकाल लो, तो ओमेगा स्केयर भी कॉमन है वो भी निकाल लें। तो यहाँ पे आपके पास ना ये बच जाएगा हाफ आई रन्स फ्रॉम 1 to n MI/r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आपको पता है दिस इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, इसको आप आई से रिप्लेस कर दो सिंस आप उसको आई से ही शो करते हो ना, तो आई मीन दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो ये आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना आना चाहिए। The next very important topic for exam point of view is this कि find the rotation kinetic energy of a disk। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है डिस्क और एक है हुप, और उसका हमने रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। आज तो डिराइव द रिलेशन फॉर द वेलोसिटीज। अच्छा, एक हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसके बाद हमने वेलोसिटीज निकालनी है डिस्क एंड हुप की, जो कि मूव कर रही हैं थ्रू सम इंक्लाइन प्लेन। सो देयर इज सम डिस्क, देयर इज अ हुप एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग थ्रू इंक्लाइन प्लेन। सो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क निकालेंगे। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मीन्स के डिस्क के लिए यू नो दैट दे आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो वी यूज द जनरल फार्मूला ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एंड since we are doing for disk, so put the value of I, moment of inertia for disk, and we know that moment of inertia for disk is this much. Put the value of I in the above equation and get simplified, okay. R square omega square, we can write r omega, since r omega is v, so as there is square, so we write r omega v square, okay. Now the second thing is hoop. Again we use the general formula of rotation kinetic energy. Put the value of I for hoop. For hoop I is mr square, ठीक है। I told you have to memorize the moment of inertia for disk, for hoop, for sphere, for cylinder, okay. So and they used the previously defined moment of inertia for hoop in this equation, and r square omega square is equal to v square. So this is the kinetic energy of what, disk, and this is the kinetic energy of हुप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप। अच्छा जी, फिर अब हमने क्या निकालना है, हमने व्हेन बोथ मूव्स डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन इट हैज़ बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक। अच्छा, ये तो जब कहता है कि जब ये नीचे की तरफ मूव करती हैं तो इनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और रोटेशनल भी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से ये स्पिन कर रही होती हैं और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से ये नीचे की तरफ आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपने बताना है। अच्छा जी, और शुरू में जो ऑब्जेक्ट था चूँकि वो यहाँ पे ऊपर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, सिंस इट इज़ सम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, तो उसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी। और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी दो एनर्जीज में कन्वर्ट होगी। वन इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। एंड जो मैंने भी बताया उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है। नाउ हम फाइंड आउट करते हैं स्पीड ऑफ द डिस्क। तो फॉर डिस्क हमारे पास 1/4 mr स्क्वायर, सिंस हम ये जो वैल्यू है 1/4 ये आप इक्वेशन 1 में पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, तो वो तो सिंपल होती है 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फॉर डिस्क आपने भी फाइंड आउट किया वो ये है। इन दोनों में से mv स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल लें।
ये है, तो इसको मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करो, ठीक है जी। तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। हमने जो कि वी निकालना है तो वी को एलिमिनेट कर दें, 4 को उधर लेके चले जाएं, 3 को डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट निकालो। दिस इज़ द स्पीड ऑफ द डिस्क। नाउ द सेकंड वन इज़ हूप। अगेन हूप के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ये है, तो ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो। यहाँ पे 1/2 mv² ट्रांसलेशन का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये तो mv² कॉमन है, उसे कॉमन निकालो, इसको सॉल्व करो, सिंपल v²। सो v इज इक्वल, इक्वेशन 2 and 3 shows the velocity of the disk and hoop। और हमें ये क्या शो कर रहा है, शोज दैट वेलोसिटी ऑफ द डिस्क ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द हूप, ठीक है। कि जो डिस्क की वेलोसिटी वो ज़्यादा है, क्योंकि ये सिंपल 1 GH है, ये सिंपल 1 GH है। और जो ये हैं ये 4/3 डिवाइड करोगे तो ये 1.1 या 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आई एम नॉट श्योर कि क्या आएगा डेसिमल नंबर, बट इट इज़ ग्रेटर देन 1। सो वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द हूप, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट disk reaches first and hoop reaches later. Okay ji, so this is very important topic. The next topic is artificial satellite. What are artificial satellites, and find the expression for minimum velocity to put the satellite into the orbit of the earth. तो artificial satellites क्या होती हैं? देखो, एक तो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। सैटेलाइट हर वो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। लाइक हमारा जो अर्थ है उसका सैटेलाइट मून है, बिकॉज मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और जो जुपिटर है विच इज़ अ बिगर प्लानट एंड इट हैज़ मैनी सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर द मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है जी। यू हैव टू मेमोराइज ओनली दिस डेफिनेशन। अच्छा जी, फिर हमने दूसरा ये निकालना है क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये है कि आप अर्थ से कितनी वेलोसिटी से सैटेलाइट को लॉन्च करोगे कि वो अर्थ के गिर्द एक ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो डिफाइन कैसे किया है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। अब हमने वो फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड की कितने, मतलब 10 मीटर्स पर सेकंड है, 11 मीटर्स पर सेकंड है, किलोमीटर्स कितनी है उसकी वैल्यू, वो फाइंड करते हैं। फिर है ये कि अब हमने क्या करना है कि कंसिडर द एक्सप्रेशन, हमने एक सैटेलाइट कंसिडर की और वो जो है वी क्लोज टू अर्थ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अब वो जो है अभी यहाँ पे अर्थ पे है, तो अर्थ के ऊपर तो ज़ाहिर बात है उसका रेडियस, जो अर्थ का रेडियस है वही होगा ना, कैपिटल आर है उसका रेडियस। तो उस टाइम जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज mv² बाय सिंपल आर, कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ दैट, द फोर्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय इट वेट। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्यों है इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो स्मॉल m इज़ द वेट ऑफ द सैटेलाइट। तो हाँ, ज़ाहिर बात है आपने दोनों को इक्वल कर देना है, और यहाँ से आप g की वैल्यू निकालो v² बाय आर, और यहाँ से v² की वैल्यू विच इज़ g/r हो जाएगा ये, एंड देन g की वैल्यू पुट करें, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट करें तो आपके पास c। इसको आप जो है वो उसमें लेके जाएँ, साइंटिफिक नोटेशंस में लेके जाएं। तो पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट को जब इधर लेकर आओगे तो 1 2 3 लेफ्ट पे गए, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 7.9 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स पर सेकंड, एंड एक्सपोनेंट 3 मीटर्स इज किलोमीटर, 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी विच यू हैव टू प्रोवाइड सैटेलाइट टू लॉन्च इनटू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऐसे टाइम पीरियड ऑफ कैलकुलेशन, कितने टाइम में वो पहुँचेगी ऑर्बिट में, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। सॉरी, एक प्लीज़ आप बात कर उसको करेक्ट कर लो कि ये जो टाइम है, टाइम ये वो टाइम है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सर्कमफ्रेंस तो वो 2πr ही होता है, सर्कल जो कि ऑर्बिट एक सर्कल है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr है। 2πr की वैल्यू में पता होती है 6.4 एक्सपोनेंट 6v की वैल्यू पुट करो तो आपके पास टाइम तो 84 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली उसको लगेंगे वो अर्थ के गिर्द सर्कुलेशन कंप्लीट करने में। अच्छा जी, एक और इसके बारे में बात है कि इफ द सैटेलाइट मूव्स एट अ हाइट h फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ देन द गिवन एक्सेलरेशन डिक्रीजेज इनवर्सली स्केल डिस्टेंस। अगर हायर सैटेलाइट हो, जितनी ज़्यादा सैटेलाइट दूर होगी, द स्लोअर विल द रिक्वायर्ड स्पीड एंड लॉन्गर इट विल टेक टू कम्प्लीट। जितना वो हाई होगी ना, जितना वो हाई पे होगी उतना ज़्यादा जो है वो ज़्यादा उसको टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। हायर सैटेलाइट द स्लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड एंड लॉन्गर इट विल टेक टू कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द, ठीक है। अर्थ के रोटेशन कंप्लीट करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पास एक
एक रस्सी है और आपने पत्थर उसके साइड पे बांधा हुआ है, और अगर रस्सी कम लेंथ की है तो आप जब उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हो तो वो पत्थर बड़ी तेज़ी से मूव करता है, बड़ी तेज़ी से रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। लेकिन अगर आपके पास रस्सी एक बहुत लंबी है और आप उसको घुमाते हो तो पत्थर ज़्यादा टाइम लेके अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे। दिस इज़ सिंपल। इसी तरह से ये जो रस्सी की लेंथ है उसको आप यहाँ पर ज़मीन से सैटेलाइट की हाइट को कंसिडर करें। हाइट कम होगी तो सैटेलाइट जल्दी जल्दी रिवॉल्व करेगी, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो सैटेलाइट बहुत टाइम लेके रिवॉल्व करेगी। ठीक है, so this is the very interesting information. Thanks for watching the video.